Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about 11th Quad Foreign Ministers Meeting. Important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. क्वाड के बारे में एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. क्वाड इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज विच इंक्लूड्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान. क्वाड की अगर हम ऑफिशियल शुरुआत की बात करें तो इट हैपेंड इन 2021. साल 2021 में क्वाड कंट्रीज के जो टॉप लीडर्स हैं उनके बीच में लीडर्स सबमिट कराई गई वर्चुअली, क्योंकि उस टाइम में कोविड का इम्पैक्ट था. अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखें कि कैसे क्वाड की शुरुआत हुई, आइडिया कैसे आया, तो इन द ईयर 2007 द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो अबे सजेस्टेड दैट दीज 4 कंट्रीज शुड कम टुगेदर इन ऑर्डर टू काउंटर चाइनाज अग्रेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन. ये जो पूरा का पूरा एरिया है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन को मिला करके उसको कलेक्टिवली कहा जाता है इंडो पैसिफिक रीजन. और इंडो पैसिफिक रीजन में विद द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी चाइना हैड स्टार्टेड टू शो अ लॉट ऑफ अग्रेशन स्पेशली अगेंस्ट आसियान कंट्रीज एंड जापान. ईस्ट चाइना सी में जापान को थ्रेटन करना शुरू कर दिया चाइना ने बाय रेजिंग दैट डियाओ सेनकाकू आइलैंड डिस्प्यूट. इसके बारे में हमने पहले देखा है, आगे फिर कभी देखेंगे. एट द सेम टाइम 9 डैश लाइन आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ किया उसने साउथ चाइना सी में, which is a nodal point between Indian Ocean and Pacific Ocean, connecting link between the two ocean. वहाँ पे 9 डैश लाइन आर्बिट्ररी तरीके से ड्रॉ करके जो मैरीटाइम रीजन है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, उसको फोर्सफुली एक्वायर करने की कोशिश करना शुरू किया चाइना ने विद द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी. तो चाइना जो ग्लोबल कन्वेंशंस स्पेशली यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी को वॉलेट कर रहा था, उसको देखते हुए फिर उस समय के जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने सजेस्ट किया कि इन 4 देशों को साथ में आना चाहिए इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट चाइना फ्रॉम सच अग्रेसिव एक्टिविटीज. लेकिन इन 4 में से 2 देश अमेरिका और जापान तो पूरी तरह से अलाइंड थे कि हाँ एक ग्रुप बनना चाहिए, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया इस तरीके का ग्रुप बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिकली बहुत इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है चाइना के साथ, और बहुत सारा ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच में, प्लस बहुत सारे चाइना के स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं, तो इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छा है. भारत काफ़ी लंबा बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा कोई ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जिसके कारण चाइना से हमारी हॉस्टिलिटी बढ़े. दैट इज़ वाई क्वाड एज अ इनफॉर्मल आइडिया स्टार्टेड इन 2007 बट इट वॉज नॉट फॉर्मलाइज्ड. तो 2007 में आप कह सकते हैं कि आइडिया वॉज गिवन बट इट रिमेन्ड एन इनफॉर्मल ग्रुप. लेकिन फिर साल 2020 एक ट्रांजिशन टाइम आया ग्लोबल ऑर्डर में. एक तरफ कोविड का इम्पैक्ट था, कोविड कैसे शुरू हुआ उसको लेकर के एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसा डिमांड किया ऑस्ट्रेलिया ने. इसको लेकर के चाइना काफ़ी ऑफेंसिव हो गया. चाइना को ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया एलीज कर रहा है, एक्यूज कर रहा है चाइना को कि उसी ने कोविड स्टार्ट किया है. तो बेसिकली साल 2020 में चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में थोड़ी से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और चाइना ने ओपनली थ्रेटन कर दिया ऑस्ट्रेलिया को. एक ओपन लेटर लिखा और बहुत सारे तरीके से थ्रेटन कर दिया उसने कि हम अपने स्टूडेंट्स आपके यहाँ भेजना बंद कर देंगे, आपके साथ सारे इकोनॉमिक रिलेशंस तोड़ देंगे अगर आप इस तरीके का एलिगेशन लगाएंगे, तो कि हमारे यहाँ से कोविड की शुरुआत हुई. जबकि ऑस्ट्रेलिया ने कोई एलिगेशन नहीं लगाया था. ऑस्ट्रेलिया ने बस मांगा था कि डिमांड किया था कि WHO द्वारा लेड एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए. WHO के मेंबर जाएं चाइना में और देखें कि कैसे वुहान से शुरू हुआ ये कोविड, ताकि फ्यूचर में इस तरह के पैंडेमिक ना हो. तो ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशंस खराब हुए साल 2020 में. साथ ही साथ एक तरफ कोविड इम्पैक्ट चल रहा था, दूसरी तरफ मई 2020 में आपको याद होगा भारत और चाइना के सोल्जर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया इन गलवान वैली. तो गलवान वैली कन्फ्लिक्ट के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी बहुत खराब हो गए. और फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया जो इन जनरल ये क्वाड ग्रुप को फॉर्मलाइज नहीं करना चाहते थे, बिकॉज ऑफिशियली तो नहीं कहता है बट अनऑफिशियली क्वाड इज एन एंटी चाइना ग्रुप.
अनऑफिशियली। दोनों देश इसी कारण से क्वाड को फॉर्मलाइज नहीं करना चाहते थे, लेकिन 2020 में ऐसे इंसिडेंट के बाद 2021 में क्वाड वाज फॉर्मलाइज्ड। फॉर्मलाइज्ड का मतलब ये है कि अब लीडर्स ऑफिशियली मिलते हैं और अलग अलग मुद्दों पे चर्चा होती है। सो दैट इज द फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वाड। अदरवाइज उसके पहले ये बस एक आइडिया था, कभी कभार चर्चा हो जाती थी, इस शब्द का जिक्र हो जाता था कि these four countries together have formed Quad, but it was not a formalized group. In 2021, it was formalized, and as I told you, in March 2021, first ever leaders summit, जहाँ पे चारों देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स ने आपस में मुलाकात की। यूएस प्रेसिडेंट और जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स ने आपस में मुलाकात की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वाड अगर देखें तो फॉर्मल ऑब्जेक्टिव या ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव है मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को एड्रेस करना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बूस्ट करना, ये सब है। लेकिन सच कारण ये है, अगर आप रियल रीजन देखें, विच इज ऑफ कोर्स नॉट फॉर्मली या ऑफिशियली स्टेटेड, वो है चाइना के अग्रेशन को काउंटर करना इन द इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेशली इन द साउथ चाइना सी, जहां चाइना ने ये 9 डैश लाइन आर्बिट्ररी तरीके से ड्रॉ कर दिया है। रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में चाइना ने इस 9 डैश लाइन को एक्सटेंड करके 10 डैश लाइन बना दिया। बेसिकली ये है क्या? ऐसा नहीं है कि सच में जाकर के ओशन में उसने कुछ डिमार्केशन कर दिया है, बाउंड्री मार्क कर दी है। मैप के ऊपर साउथ चाइना ने साउथ चाइना सी रीजन में इस तरीके का 9 डैश ड्रॉ करके क्लेम किया कि ये सारा एरिया उसका है, ऑन द बेसिस ऑफ सम ओल्ड हिस्टोरिकल मैप्स। 1000 साल पुराना मैप दिखा करके कि ये आइलैंड हमारा हुआ करता था, ये आइलैंड हमारा हुआ करता था, ऐसे करके उसने एरिया खुद का क्लेम कर दिया। 90% ऑफ साउथ चाइना सी इज नाउ फोर्सफुली ऑक्यूपाइड बाई चाइना, क्लेम्ड बाई चाइना। अगर इस तरीके का आर्ग्यूमेंट माना जाए तो फिर भारत को पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया ले लेना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा चोला एम्पायर के कई सारे टेरिटरीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी थे, इंडोनेशिया वगैरह तक थे। तो आज के हिसाब से हमें वो सब ले लेना चाहिए पुरानी हिस्ट्री दिखा करके। बेसिकली चाइना अग्रेशन दिखा रहा है, अनड्यू अग्रेशन, आर्बिट्ररी अग्रेशन, और यही कारण है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के अग्रेशन को काउंटर करने के लिए इन 4 देशों ने बनाया क्वाड। और क्वाड की रिसेंटली न्यू दिल्ली में 11th फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है। सो दैट इज द न्यूज़। फॉरेन मिनिस्टर्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, तो 11th फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में क्वाड कंट्रीज की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो किए गए हैं वो जरा देखते हैं। लॉन्च ऑफ इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्वेलेंस कोलैबोरेशन। सो इस प्लेटफॉर्म के बेसिस पे की मदद से these 4 countries will use each other's maritime surveillance capacity for information sharing। तो ये चारों देश एक दूसरे के साथ बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इंडो पैसिफिक रीजन, कि कहाँ कौन सा मूवमेंट हो रहा है, क्या कहीं कोई इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं क्रिएट हो रही है। 4 countries will share information with each other with respect to maritime region। That is the goal of the first collaboration। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव। देखिए, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड बाय क्वाड ग्रुप इन 2022 इटसेल्फ। इसका लक्ष्य सरल है कि जो कॉमर्शियल शिप्स मूव करते हैं इंडियन ओशन में, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन में, कॉमर्शियल शिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर करें। अब क्या है, एज पर द न्यू अनाउंसमेंट देयर विल बी रियल टाइम कॉमर्शियल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग। मतलब रियल टाइम में, जैसे सॉर्ट ऑफ लाइव इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा। ऑस्ट्रेलिया शेयर करेगा कि हमारे कोस्ट के पास से ये शिप्स गुजर रहे हैं, इंडिया रिपोर्ट करेगा कि हमारे कोस्ट के पास से ये कॉमर्शियल शिप्स गुजर रहे हैं। तो बेसिकली दिस IPMDA, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, was started by Quad countries in 2022 itself, but now expansion under this initiative has been done, according to which real-time information will be shared। प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन फिजी। देखिए, फिजी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, यानी कि आर्कीपेलागो है। इट इज इन मेलेनेशिया रीजन। ये जो हिस्सा होता है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का,
ये पूरा का पूरा लार्जर हिस्सा को कहा जाता है ओशियाना रीजन। उसके अंदर ये स्मॉलर सेगमेंट कहा जाता है मेलानेशिया रीजन। मेलानेशिया रीजन में ये फिजी आर्कीपेलागो है। यहाँ के कुछ पोर्ट्स को डेवलप करेंगे क्वाड कंट्रीज मिल करके। अगेन इसका लक्ष्य यही है, चाइना के ग्रोइंग फुटप्रिंट को इस मेलानेशिया रीजन में काउंटर करना। क्वाड एट सी मिशन, देखिए क्वाड एट सी मिशन इज एक्चुअली ए ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ कोस्ट गार्ड्स ऑफ 4 क्वाड कंट्रीज। कोस्ट गार्ड्स की ज्वाइंट एक्सरसाइज को कहा जाता है क्वाड एट सी मिशन। साल 2025 में इसकी शुरुआत हुई। इसको लीड किया यूएस के कोस्ट गार्ड्स ने। साल 2026 में क्वाड एट सी मिशन को लीड करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड्स, ऐसा अनाउंस किया गया है। साल 2025 से क्वाड की चेयरमैनशिप भारत के पास है। नाउ इंडिया हैज हैंडेड ओवर चेयरमैनशिप ऑफ क्वाड टू ऑस्ट्रेलिया। तो 2024 से 25 क्वाड की चेयरमैनशिप यूएस के पास थी। 2025 से 26 तक क्वाड की चेयरमैनशिप भारत के पास थी, और अब ऑफिशियली इंडिया ने क्वाड की चेयरमैनशिप 2026 से 27 तक के लिए हैंड ओवर कर दिया है ऑस्ट्रेलिया को। साथ ही साथ एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्वाड का रिलेवेंस धीरे धीरे घट रहा है। क्वाड को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं ये 4 कंट्री जितना पहले लगा था कि ये देंगे। ऐसा क्यों लग रहा है इनको? क्योंकि क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर समिट तो होती है, लेकिन क्वाड की जो लीडर समिट है वो काफी लंबे समय से नहीं हुई है। क्वाड की जो लीडर समिट है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट्स, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति, इनकी लीडर समिट साल 2024 में हुई थी एट विल्मिंगटन, डेलावेयर इन यूएस। उसके बाद से, और वो 6th लीडर समिट थी, ओवरऑल 6th लीडर समिट, एंड इन पर्सन यानी कि फेस टू फेस ये 4th समिट थी। 2 वर्चुअल समिट हुई। 7th लीडर समिट होने वाली थी क्वाड की भारत में 2025 में। 2025 में नहीं हो पाया, 2026 में भी अभी तक नहीं हो पाया, एंड देयर इज नो ऑफिशियल डेट एज वेल। मतलब क्वाड के जो लीडर्स हैं दे आर नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट इन कीपिंग क्वाड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंटैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, तभी तो इसकी कोई लीडर समिट नहीं हो रही है। और बोला जा रहा है कि द टॉप मोस्ट लीडर्स आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। कहीं ना कहीं भारत और चाइना दोनों ही अमेरिका से परेशान हैं, और अब हम लोग बहुत ज़्यादा एंटी चाइना ग्रुप का हिस्सा होने के बजाय वी वांट टू बैलेंस आवर रिलेशंस बिटवीन इंडिया इन द सेंटर, चाइना एंड यूएस ऑन इट्स 2 साइड्स। हम लोग किसी के साथ बहुत ज़्यादा अलाइन नहीं होना चाहते, इसीलिए फॉरेन मिनिस्टर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन शायद से प्रधानमंत्री जी नहीं मिलना चाहते एकदम बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो, या नोबडी कैन से कि हु इज एक्चुअली रिलक्टेंट, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट्स आपस में नहीं मिल रहे हैं। लीडर समिट 2024 में हुई थी और 2 साल बीत गए हैं, लीडर समिट अभी तक हुई नहीं है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा आपसे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है कि क्वाड इज नॉट जस्ट ए ट्रेड ब्लॉक, इट इज ऑल्सो नॉट जस्ट ए मिलिट्री अलायंस, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको वहाँ पे हाईलाइट करना होगा कि क्वाड कैसे शुरू हुआ। चूंकि 15 मार्कर का है तो सब बताएं, हिस्ट्री वगैरह बताएं, और बताएं कि क्वाड के अंदर अलग अलग एरियाज में कोऑपरेशन किया जा रहा है। कुछ एग्जांपल्स अगर आप पॉइंट्स याद कर पाएं तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हाउ क्वाड इज अ मल्टी डोमेन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट इकोनॉमिक या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया यूएस क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? दोज मिनरल्स विच आर एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग राइज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बैटरीज, एआई, सेमीकंडक्टर एंटिटीज, इन सबको डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो मिनरल्स चाहिए, उन सब मिनरल्स को कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स आर कॉल्ड क्रिटिकल फॉर 2 रीजन्स। पहला, तो दे आर वेरी क्रिटिकल, या दूसरे शब्दों में कहें तो इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। दूसरा, देयर सप्लाई चेन इज एट रिस्क बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज करेंटली अंडर कंट्रोल ऑफ चाइना। तो चाइना हैज कंट्रोल ओवर द नर्व्स ऑफ द सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। चाइना कैन यूज इट फॉर इट्स ओन बेनिफिट, इवन फॉर अनड्यू बेनिफिट्स। तो इस कारण से भी इन मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। अब एक बात तो आपको और ध्यान रखनी है कि क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स को कहा जाएगा, इसकी कोई फिक्स्ड यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग देशों ने अपने अपने हिसाब से क्रिटिकल मिनरल्स डिफाइन किए हैं।
जैसे अमेरिका ने 50 मिनरल्स को डिफाइन किया है क्रिटिकल मिनरल, जापान ने 31 को, भारत ने 30 मिनरल्स की लिस्ट बनाई है जिनको क्रिटिकल मिनरल्स कहा गया है। ये हैं वो 30 मिनरल्स, उसमें से एक 19 नंबर पे आप देखेंगे तो कलेक्टिव तरीके से देयर आर 17 एलिमेंट्स, उनको कलेक्टिव तरीके से कहा गया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 एलिमेंट्स हैं, उनको कलेक्टिव तरीके से एक यूनिट में रखा गया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो इस तरीके से भारत के टोटल 30 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है एज क्रिटिकल मिनरल्स। इन 30 में से मेनली प्रोड्यूस हमारे यहाँ होता है 4, कॉपर, ग्रेफाइट, फास्फोरस एंड टाइटेनियम। बाकी का कास्ट प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता नहीं है। उनमें से ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं ये 17 है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें देयर आर यू विल सी कि 15 एलिमेंट्स एक साथ हैं जिनको कहा जाता है लैंथेनाइट सीरीज एलिमेंट्स, और उसके अलावा 2 एलिमेंट्स अलग से हैं, स्कैंडियम एंड यट्रियम। इन सबको कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल्स। के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स तो 30 हैं, उसमें से ये 17 एलिमेंट्स को कहा जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। दे आर कॉल्ड रेयर नॉट बिकॉज दे आर रेयरली फाउंड, ऐसा नहीं है, दे आर फाउंड एट मेनी प्लेसेस, बट जहां भी मिलते हैं बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं, ट्रेसेस में मिलते हैं, इस कारण से दे आर नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मदद से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स वगैरह बनाए जाते हैं जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और एआई के राइज के लिए बहुत जरूरी हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत जरूरी हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खासकर हम बात करें तो इसका 60% रिजर्व चाइना के अंदर है और करेंटली 90% ऑफ इट्स सप्लाई कम्स फ्रॉम चाइना। अब करंट न्यूज पे आते हैं। तो वी हैव नोन अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स एज वेल एज रेयर अर्थ एलिमेंट। नाउ करंट न्यूज इज कि इंडिया एंड यूएस हैव साइंड अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर सिक्योरिंग सप्लाईज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स विथ मेन फोकस ऑन रेयर अर्थ। तो 11th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई रिसेंटली, उसमें अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर आप कह लीजिए, वहां पे मिनिस्टर्स तो होते नहीं है, सेक्रेटरीज होते हैं। तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो एंड भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने मिल करके भारत और यूएस के बीच में ये क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो इसके मदद से बोथ कंट्रीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिड्यूस देयर ओवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी टू क्रिटिकल मिनरल्स। आप देख रहे हैं हर जगह चाइना चाइना है। क्वाड बनाया गया किस लिए? चाइना के ग्रोइंग सिग्निफिकेंस और अग्रेशन को काउंटर करने के लिए। इंडिया और यूएस क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट क्यों साइन कर रहे हैं? ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। भारत और यूएस ने आपस में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के और भी कुछ इनिशिएटिव्स डेवलप किए हैं। जैसे यूएस ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत फोकस है कि जो भी सेमीकंडक्टर एंड एआई टेक्नोलॉजीज के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जैसे कि सिलिकॉन एंड ऑल, उनकी प्रोडक्शन के लिए हमें चाइना पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इसमें टोटल 12 देश मेंबर हैं। भारत ने पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को ज्वाइन किया ऑफिशियली इन जनवरी 2026। तो इंडिया यूएस क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट तो अभी साइन हुआ है मई महीने में। उसके पहले जनवरी 2026 में इंडिया ऑफिशियली बिकेम पार्ट ऑफ यूएस लेड पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। साथ ही साथ 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था अमेरिका को, तो भारत और अमेरिका ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया था, ट्रस्ट एग्रीमेंट। ट्रस्ट एग्रीमेंट पे फोकस था कि भारत और अमेरिका के बीच में टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए। तो ट्रस्ट एग्रीमेंट में कई सारे एरियाज में कोऑपरेशन का कमिटमेंट था। उसमें से एक एरिया ऑफ कोऑपरेशन ये भी था कि भारत और अमेरिका एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो 3 प्लेटफॉर्म्स हो गए, एक तो करंट क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट हो गया, पैक्स सिलिका इनिशिएटिव हो गया और ट्रस्ट एग्रीमेंट हो गया, जहां पे भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो रहे हैं ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट पे सीधा सीधा प्रश्न आया था अभी जो रिसेंटली यूपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें, ऐसा प्रश्न था। आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हाई लेवल कमिटी टू स्टडी डेमोग्राफिक चेंजेस। इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए छोटा सा न्यूज है, ध्यान से पढ़िए। भारत सरकार ने एक हाई लेवल कमिटी बनाया है जिसको काम दिया गया है टू स्टडी डेमोग्राफिक चेंजेस। भारत के किन किन स्टेट्स में डेमोग्राफिक पैटर्न बदल रहा है, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज, ये सब पैटर्न कैसे बदल रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। ये स्टडी करने का काम है इस नई हाई लेवल कमिटी का। सो दिस हाई लेवल कमिटी विल बी हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज प्रकाश प्रभाकर
नावलेकर, जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, वो हेड करेंगे। इसके अलावा 5-6 मेंबर्स और होंगे। इस हाई लेवल कमिटी का काम होगा कि स्टडी करे कि भारत के अलग अलग स्टेट्स में डेमोग्राफिक चेंजेस क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे इलीगल इमिग्रेशन कितना रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ इस हाई लेवल कमिटी को रिकमेंडेशन देना होगा कि कैसे इस डेमोग्राफिक चेंज को रोका जा सकता है, कैसे पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जा सकता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पीसीपीएनडीटी एक्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, पीसीपीएनडीटी एक्ट स्टैंड्स फॉर प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट ऑफ 1994। इस कानून की मदद से फीमेल फीटिसाइड को रोकने की कोशिश की जाती है। स्पेशली फोकस रहता है चाइल्ड सेक्स रेशियो के डिक्लाइन को रोकने की। चाइल्ड सेक्स रेशियो होता क्या है? देखिए, ओवरऑल सेक्स रेशियो तो आप समझते हैं कि पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल हैं, दैट इज ओवरऑल सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो इज बेसिकली हाउ मेनी फीमेल चाइल्ड इज देयर फॉर एवरी 1000 मेल चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years। 0 से 6 साल के बीच में गर्ल चाइल्ड कितनी है पर 1000 मेल्स। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो भारत के अंदर डिक्लाइन हो रहा था लगातार। इसी कारण से शुरुआत की थी भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव। उसके बाद ओवरऑल चाइल्ड सेक्स रेशियो थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी ये जो सेक्स सेलेक्टिव टेक्निक्स हैं, इस कारण से कई सारे लोग अभी भी फीमेल फिटिसाइड कर देते हैं, और जिस कारण से चाइल्ड सेक्स रेशियो की प्रॉब्लम है, डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो की प्रॉब्लम है इन सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसी एक्टिविटी को रोकने के लिए ये पीसीपीएनडीटी एक्ट लाया गया था 1994 में। इस कानून के अंतर्गत अगर कोई भी इंसान सेक्स डिटर्मिनेशन करने की कोशिश करेगा तो उसको 3 से 5 साल तक की सजा हो जाएगी, 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का फाइन होगा, और जो मेडिकल प्रोफेशनल उसकी मदद करेगा उसका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। अब देखिए, पीसीपीएनडीटी एक्ट काम कैसे करेगा। तो इट प्रोहिबिट्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज, जैसे कि डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज लाइक अल्ट्रासाउंड। तो देखिए, इस कानून को आप पूरा नाम पढ़ोगे ना, तब आप अपने आप समझ जाओगे कि इस कानून का मकसद क्या है। प्री कॉन्सेप्शन, यानी कि कंसेप्शन से पहले सेक्स डिटर्मिनेशन ना करे कोई। कॉन्सेप्शन से पहले सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो सकता है? आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप इस तरीके से ही फर्टिलाइजेशन करवाएं। आपने फीमेल का एग ले लिया और कई सारे एग्स ले लिए, 4-5 एग्स ले लिए, और मेल का आपने स्पर्म ले लिया और फर्टिलाइजेशन करवाया, और फर्टिलाइजेशन कराने के बाद आपने डिटेक्ट कर लिया कि अच्छा, ये वाला जो है वो मेल जाइगोट है। जो मेल जाइगोट है उसी को आप प्लेस करें इन द मदर्स वुम्ब। तो इस तरीके के टेक्निक्स को कहा जाएगा प्री कॉन्सेप्शन सेक्स सिलेक्शन। कॉन्सेप्शन से पहले आपने सेक्स सेलेक्ट कर दिया। और दूसरा क्या है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करके, सोनोग्राफी करके लोग जो हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन करने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहा जाएगा प्री नेटल, जन्म से पहले सेक्स सिलेक्शन करने की कोशिश। बोथ एक्टिविटीज आर बैंड अंडर दिस पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। तो इट प्रोहिबिट्स मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, ताकि प्री नेटल सेक्स सिलेक्शन ना हो पाए, जैसे कि अल्ट्रासाउंड वगैरह का इस्तेमाल सेक्स सिलेक्शन के लिए ना हो। एट द सेम टाइम आईवीएफ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल को प्रोहिबिट किया गया है फॉर सेक्स सिलेक्शन। तो उसको कहा जाएगा प्री कॉन्सेप्शन सेक्स सिलेक्शन टेक्नोलॉजीज। अब ये करेंटली न्यूज में क्यों आया पीसीपीएनडीटी एक्ट? तो गुड़गांव के अंदर चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो लगातार कम हो रहा है, और इस कारण से वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने आदेश दिए कि पीसीपीएनडीटी एक्ट को और स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। इसी कारण से न्यूज में आया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, मेकेदातु डैम न्यूज में आ रहा है बार बार, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। ये जो डैम है इट इज बीइंग डेवलप्ड ऑन कावेरी रिवर एट मेकेदातु रीजन, इसीलिए इसको कहा जा रहा है मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट।
It is being developed by Karnataka government and this is on the border of Karnataka, Tamil Nadu. तो ये कावेरी नदी है, कर्नाटका से शुरू होती है और अल्टीमेटली जाकर के तमिलनाडु में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरीज बना करके और वो डिस्चार्ज करती है इन बे ऑफ बंगाल। अब कर्नाटक और तमिलनाडु बॉर्डर में कर्नाटका साइड में ये मेकेदातु डैम बनाया जा रहा है। दिस डैम इज बीइंग डेवलप्ड एट अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ कावेरी एंड अर्कावती। तो जहां पे अर्कावती नदी आकर के मिलती है कावेरी नदी को, वहीं पे ये डैम बनाया जा रहा है बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। इसको लेकर के तमिलनाडु की सरकार अपोजिशन रेज कर रही है। तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन रेज किया। तमिलनाडु की सरकार भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है कि मेकेदातु डैम को रोका जाए क्योंकि इससे तमिलनाडु के अंदर वाटर सप्लाई कम हो सकता है कावेरी नदी का। तमिलनाडु गवर्नमेंट इज ऑल्सो क्लेमिंग कि दिस मेकेदातु डैम इज इन बीइंग डेवलप्ड इन वायलेशन ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड। तो जो कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल ने जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला दिया था उससे ज्यादा पानी अपने लिए स्टोर कर लेगा कर्नाटका, ऐसा क्लेम कर रही है तमिलनाडु की गवर्नमेंट। मेकेदातु, दैट इज द रीजन व्हाई इज इट इन न्यूज। तो इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इट अप्लाइज टू कॉन्फ्लिक्ट व्हेन लॉज ऑन द सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट आर मेड। जब स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट तो फिर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आएगा, कन्वर्जेंस कहाँ से आएगा? तो इस केस में रिपग्नेंसी अप्लाई नहीं होता है, बाकी तीनों में होता है। यूरिया इज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। डाइअमोनियम फॉस्फेट सप्लाइज पोटेशियम एंड कंटेन्स नेग्लिजिबल फॉस्फोरस, ये गलत बात है। फॉस्फोरस नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, पोटेशियम जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, फॉस्फोरस उसमें होता है, ठीक है। 18460 याद है ना। म्यूरेट ऑफ पोटेश इज प्राइमरी फॉर पोटेशियम, ये भी सही बात है। यूरिया कंटेन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये गलत है। तो दूसरा चौथा गलत है। यहाँ पे पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट आंसर विल बी 2 और 4। यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। वीकर रूपी से हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होता है, वीकर रूपी से लेकिन इंपोर्ट कॉस्टलियर होता है, तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। सम टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया हाफ जीरो टाइगर, बिल्कुल सही बात है। ए टाइगर रिजर्व विद जीरो टाइगर ऑटोमेटिकली लूजेज इट्स स्टेटस एज टाइगर रिजर्व, दिस इज रॉन्ग। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वहीं से हमारा जवाब आ जाता है 1, 3 and 4। मेमफ्लेशन, शार्प इंक्रीज इन मेमोरी चिप्स, दैट्स प्राइस ऑफ मेमोरी चिप्स। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।